स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर एक साथ। एक हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र और गॉस का प्रमेय और एक विद्युत विभव। तो हमने कहा था कि इन दोनों चैप्टरों का सॉल्यूशन हम लोग एक साथ करेंगे, अर्थात किताब के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले जो किताब का चैप्टर नंबर 2 है, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 2 विद्युत क्षेत्र, गॉस का प्रमेय तथा अनुप्रयोग। तो इसको सबसे पहले हम लोग सोल्व करते हैं। इसके बाद जो है विद्युत विभव वाला जो चैप्टर होगा उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को, विद्युत क्षेत्र, गॉस का प्रमेय तथा अनुप्रयोग। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। आपको पता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार बोर्ड में आने वाली क्वेश्चनों में आधा क्वेश्चन यही आएगा, अर्थात 35 नंबर का क्वेश्चन यही आता है। इसलिए सबसे अधिक तैयारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का ही करना है आपको। तो आशा है आपने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है उसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा और उसके सूत्रों को आपने याद कर लिया होगा। यदि आप उसके सैद्धांतिक क्वेश्चन को और उसके सैद्धांतिक क्वेश्चन से निकलने वाला जो सूत्र है उनको यदि याद कर लिया है, तभी आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मानते हुए कि आपने सभी सूत्रों को याद कर लिया है, आइए अब ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है एक स्थिर विद्युत आवेश कैसा क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो बच्चों, हम लोग स्थिर वैद्युत की चैप्टर पढ़ रहे हैं, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, और आपने देखा है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का जिक्र एक बार भी नहीं हुआ है। इसका क्या माने मतलब निकालते हैं? इसका माने मतलब यही है कि आवेश यदि स्थिर हो तो केवल विद्युत क्षेत्र होगा। आवेश स्थिर हो तो केवल विद्युत क्षेत्र होगा, और आवेश यदि चलने लगे, गतिशील हो जाए, तो विद्युत क्षेत्र तो खैर निकलेगा ही, उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होने लगती है। तो याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आवेश यदि स्थिर रहे तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगी? तो केवल और केवल क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। आवेश यदि गतिशील हो जाए, ठीक है, तब उसका उत्तर क्या दीजिएगा? विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी। ठीक, तो यहाँ प्रश्न है कि एक स्थिर विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करेगा? तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसको आपने समझ लिया पहला को। अब आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। हमने आपको बताया था कि कोई क्षेत्र आवेश है, विद्युत क्षेत्र में आपको बताया गया था कि कोई क्षेत्र आवेश है, तो इससे r दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E बराबर 1/4πε0 Q/r², यही बताया गया था ना। तो आइए देखते हैं क्या पूछता है। Q से r दूरी पर, आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, क्या होगा? तो देखिए, तो इससे मिलता जुलता सूत्र कौन है? ये है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये वाला इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आई बात? ठीक, अब अगला क्वेश्चन हल करें।
तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, ये घिरा हुआ है ठीक, और आवेश क्या हो, अंदर हो, तो इससे संबंधित कहता है कि विद्युत फ्लक्स कितना होगा। सोचिए सोचिए कौन सा प्रमेय है। बंद आकृति से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई आकृति के अंदर बंद आवेश तथा निर्वात की परावैद्युतता के अनुपात के बराबर होता है, गॉस का प्रमेय। तो इससे संबंधित आकृति से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, आवेश, आवेश लिखिएगा, बटे क्या लिखिएगा, एप्सिलॉन जीरो, यही लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आवेश तो लिख दिए, इसको इस प्रकार से गुना करके लिख सकते हैं ऐसे 1/एप्सिलॉन जीरो। तो आवेश का कितना गुना हुआ, 1/एप्सिलॉन जीरो। ये गॉस का प्रमेय है, मोस्ट इंपोर्टेंट गॉस का प्रमेय। बंद आकृति से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स अंदर बंद कुल आवेश तथा निर्वात की परावैद्युतता के अनुपात के बराबर होता है। तो आवेश गुना 1/एप्सिलॉन जीरो। तो देखिए इसमें कौन है 1/एप्सिलॉन जीरो गुना, देखिए ये वाला दिख रहा है ना, तो यही क्या हो जाएगा आंसर, आवेश का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना। तो आंसर हो गया 3 नंबर। ठीक, अब आइए देखते हैं 4 नंबर को। देखिए क्या कहता है, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर, पिछले ही वीडियो में हमने बताया था आपको, कोई आवेशित खोखला गोला है, आवेशित खोखला गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। कब निकाला था, तो गॉस प्रमेय के पहला अनुप्रयोग में। आप देखिएगा वीडियो निकाल करके, गॉस प्रमेय का जो पहला अनुप्रयोग था उसमें 3 स्थितियां थी। आवेशित खोखला गोला के बाहर कितना होगा, सतह पर कितना होगा और अंदर कितना होगा तीव्रता। तो उसमें आपको बताया गया था कि किसी भी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो याद कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट। आगे देखते हैं ये क्या है। कहता है किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर, ठीक है, जैसे कोई आवेशित चालक है इस प्रकार से, अब इसके ठीक बाहर किसी बिंदु पर, जैसे P बिंदु है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। अर्थात यहाँ जो तीव्रता E होगा वो पृष्ठ घनत्व का इतना होगा, अर्थात E बराबर सिग्मा/एप्सिलॉन 0। कब देखा था ऐसा, कहाँ देखा था सूत्र, तो गॉस के अनुप्रयोग नंबर 4, देखिएगा वीडियो निकाल के। गॉस के अनुप्रयोग नंबर 4 में यही सूत्र निकाला गया है और पूछ रहा है कि उसको कौन सा नियम या प्रमेय कहते हैं। तो उसमें बताया गया है आपको, ये स्टेटमेंट लिखा भी है मैंने लास्ट में। तो ये जो है वो कहलाता है कूलाम का प्रमेय, कूलाम का नियम नहीं। कूलाम का नियम तो 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए है। ये वाला कहलाता है, जो नियम यहाँ पर लिखा गया है वो है कूलाम का प्रमेय। कूलाम का प्रमेय क्या कहता है,
कि किसी आवेशित सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा का 1/ε0 गुना होता है। तो ये वाला हो गया E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। ये कौन सा स्टेटमेंट है? तो कूलाम का प्रमेय, याद रहेगा ना? ठीक, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें बच्चों जितना भी क्वेश्चन है वो लगभग सब इंपॉर्टेंट ही है, कुछ बिहार बोर्ड में आया भी है, ठीक है, कुछ आने वाला भी है, तो ये आपने समझ लिया। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कहता है अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर, आपको याद होगा हम लोगों ने इस प्रकार से अनंत लंबाई का एक आवेशित बेलन बनाया था और इसका ये अक्ष था। अब इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, तो आपने क्या किया था? इस प्रकार से गॉसियन सतह खींचा था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि तीव्रता E कितनी होगी? याद है ये वाला अनुप्रयोग, गॉस के अनुप्रयोग नंबर 2, उसी का रिजल्ट पूछ रहा है कि कितना था। तो आइए याद कराते हैं। E बराबर 1/2πε0 लैम्डा बटे r, ये था। याद नहीं किए हैं तो वीडियो निकाल के देखिए, गॉस का अनुप्रयोग नंबर 2, उसका रिजल्ट ये। तो देखिए, तो इससे मिलता जुलता कौन सा है? देखिए यहाँ 2 लगा हुआ है, यही वाला है ना, 2πε0r और ऊपर में है लैम्डा। तो कौन सा आंसर हुआ? आंसर नंबर बी, ये। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बिहार बोर्ड 15। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? तो बच्चों आपको बताया गया है कि कोई भी आवेशित सतह हो इस प्रकार से, तो सतह पर विद्युत बल की रेखाएं हमेशा लंबवत होती है। आवेशित सतह पर विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत होती है। तो लंबवत होती है तो ये क्या होगा? इस रूप में होगा, है ना? तो इस रूप में होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी? बल रेखा की दिशा में ही होती है। ठीक, तो बल रेखा जो है सतह पर क्या होगा? तो लंबवत होगा ना। तो आइए देखते हैं, तो विद्युत क्षेत्र भी सतह पर लंबवत ही होगा। एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, सतह के लंबवत होगी, तो यही ना चुनना है। तो आइए इसको चुनते हैं, ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, अब आगे का क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल टाइप है बच्चों, तो इसको तो हमको बनाना होगा। ठीक है, तो इसको हम बना देंगे, बस थोड़ा ही देर में बना लेते हैं। तो इधर मिटाने से पहले आपका एक क्वेश्चन और है, इसको बना के और उसके बाद ये बताते हैं। ठीक, तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की
सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। अर्थात गॉस प्रमेय का ये जो है चौथा अनुप्रयोग है जो कूलम प्रमेय था। तो कोई भी आवेशित चालक है इस प्रकार से, तो आपने इस प्रकार से देखा था कि यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बाय क्या था, एप्सिलॉन 0, यही था ना। तो चालक पदार्थ से बने और सीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, ये इंटर काउंसिल 2004 में आया भी है। तो ये वाला आंसर होगा, याद रखिएगा इसको। तो बच गया कौन सा, 8 नंबर। तो आप इसे नोट कर लीजिए और हम अब 8वां का सॉल्यूशन इधर आपको मिटा के बताते हैं। ठीक, तो पहले आप नोट कर लीजिए तब मिटाते हैं। तो आइए बच्चों, यहाँ 8 नंबर का सॉल्यूशन अब पूरा करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि यदि गोला पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है। देखिए एक गोला है, ठीक, इस पर आवेश कितना है, 10 माइक्रोकूलम। आवेश मतलब Q बराबर है 10 माइक्रोकूलम। तो यहाँ लिखेंगे गोला पर आवेश Q बराबर 10 माइक्रोकूलम, इसलिए Q बराबर हो गया 10 गुना माइक्रो मैंने क्या होता है, आप जानते हैं ना कि माइक्रो बराबर 10 पर पावर माइनस 6 होता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 पर पावर माइनस 6 कूलम, ऐसा लिखेंगे। या इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर माइनस 5 कूलम, लिख दिया। अब क्या कहता है, इसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स कितनी होगी। तो गोला के सतह पर विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। यहां देखिए, गॉस के प्रमेय से फ्लक्स फाई बराबर होता है Q बाय एप्सिलॉन 0, मतलब इतना, ऐसे लिखेंगे। तो देखिए आवेश तो पता है, 1 बाई एप्सिलॉन 0 का मान पता नहीं है और कांस्टेंट मान तो पता है, लेकिन उसको यदि डालेंगे तो ये आंसर नहीं होगा। जैसे आप लोग एप्सिलॉन 0 का मान 8.854 गुना 10 पावर माइनस 12 रख दीजिएगा तो ये आंसर तो नहीं मिलेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, चूंकि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 गुना 10 टू द पावर 9 होता है, ये जानते ना, पता गया है आपको। इसलिए 1 बाई एप्सिलॉन 0, ये देखिए 4 पाई यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई गुना 9 गुना 10 पावर 9 और 9 चौको का हो गया 36 पाई गुना 10 पावर 9। तो 1 बाई एप्सिलॉन 0 का मान निकल गया है। अब इसको यहाँ धर देंगे, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे। अतः समीकरण नंबर 1 से फ्लक्स फाई बराबर, पहले Q का मान लिखेंगे। ये Q का मान कितना है, 10 टू द पावर माइनस 5, Q का मान हो गया। अब 1 बाई एप्सिलॉन 0 का मान लिखेंगे। तो 1 बाई एप्सिलॉन 0 कितना है, 36 पाई गुना 10 पावर 9, ठीक। इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो बताइए कितना हो गया, 36 पाई हुआ ना, गुना 10 पावर
कितना हो जाएगा 4 पावर, और फ्लक्स का मात्रक जो होता है उसको लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, मतलब प्रति कूलम, ये लिख देंगे, या वोल्ट मीटर, ये भी होता है फ्लक्स का मात्रक। तो देखिए ये कौन सा आंसर है, मिलाइए, ये तो नहीं है, माइनस है, इसमें प्लस वाला होगा, ये है ना, तो यही आंसर हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, ठीक है, तो आप नोट कीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 9 इसको लिखेंगे, तब तक आप नोट कीजिए और हम इसको लिखते हैं। शेष क्वेश्चन जो है उसको हम लिखते हैं। तो आशा है बच्चों इसको आपने सॉल्यूशन नोट कर लिया होगा 8 नंबर का, और 9 नंबर तो आपको बता ही दिया था यहाँ पर। अब आइए 10 नंबर को देखते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में। देखिए यदि 3 डायमेंशनल फिगर बनावे इस प्रकार से एक्स वाई जेड, तो आप जानते हैं ना समरूप विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की सभी बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, अर्थात सभी एक ही दिशा में दिष्ट हो, और बल रेखाओं के बीच की दूरी बराबर बराबर हो, तो समरूप हो गया ये विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो समरूप विद्युत क्षेत्र x दिशा में है, तो कहता है कि समविभवी तल इक्वी पोटेंशियल सरफेस की दिशा, तल की दिशा किधर होगी। तो आप जानते हैं ना कि समविभवी तल पर, समविभवी तल पर विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत होती है। तो हम लोग इस प्रकार से तल बनाएंगे। देखिए इस प्रकार का होगा, ये हो गया आपका क्या, समविभवी तल। तो बताइए इसका कौन कौन दिशा होगा। एक दिशा ये वाला हो गया, तो मतलब ये जेड हो गया ना, जेड दिशा में, और दूसरा क्या हो गया, वाई दिशा में। तो तल आप जानते हैं ना, तल अर्थात समतल को डिनोट करने के लिए, सूचित करने के लिए 2 डायमेंशन की जरूरत होगी। सरल रेखा को सिर्फ 1 डायमेंशन से डिनोट कर सकते हैं, समतल को 2 डायमेंशन से डिनोट कर सकते हैं, और स्पेस में स्थित किसी बिंदु को 3 डायमेंशन से कर सकते हैं। तो ये देखिए एक्स अक्ष तो लूट लिया कौन, तो विद्युत बल रेखा, तो बच गया कौन, वाई जेड। इसी दिशा में क्या है, ये प्लेन है, समविभवी तल है, तो आंसर क्या होगा आपका, वाई जेड तल में समविभवी तल होगा। तो समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष दिशा में हो, विद्युत क्षेत्र जो ई है एक दिशा में हो, तो समविभवी तल क्या होगा, वाई जेड तल में, वाई जेड तल में। ये भी क्वेश्चन आया है परीक्षा में, इसको भी याद रखिएगा। 11 नंबर, इनमें कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो आप जानते हैं ना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 मात्रक, कौन कौन सा, न्यूटन प्रति कूलम तथा वोल्ट प्रति मीटर, ये होता है। तो आप उसमें से चुनिए कौन सा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। देखिए ये है न्यूटन प्रति कूलम है, ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा ना, तो यही ना आंसर होगा। ठीक, याद रखिएगा इसको। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन को देखें, ये क्या कहता है।
याद होगा कि दो इलेक्ट्रॉन था, दोनों के बीच दो तरह का बल लगेगा। इलेक्ट्रॉन को द्रव्यमान होता है तो द्रव्यमान के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको Fg द्वारा सूचित किया गया, ग्रेविटी फोर्स हो गया ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक। दूसरा है इलेक्ट्रॉन को आवेश भी है, तो आवेश के कारण लगने वाला बल को स्थिर विद्युत बल अर्थात कूलाम बल कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। और हमने पिछले चैप्टर के सॉल्यूशन में आपको बता दिया है, आप वीडियो देखिएगा निकाल के, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बटे ग्रेविटेशनल फोर्स का मान 4.1 गुणा 10 टू द पावर 42 होता है। देखिए ये आपको निकाल के बताया है, आप जो है वो देखिएगा उस वीडियो में, ये वाला। ठीक है। तो मोटा मोटी आप लिख सकते हैं कि Fe/Fg जो है वो लगभग कितना है, 10 पर पावर 42। अब इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, Fg/Fe बराबर क्या होगा, 10 पर पावर -42। ये कैसे हो जाएगी, तो 1 लिखिएगा ना 10 पर पावर 42, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर क्या हो जाएगा, -42। ये हो जाएगा। तो देखिए तो ये यही ना पूछ रहा है कि Fg/Fe का अनुपात कितना होगा, कौन सा आंसर होगा, ये वाला। पहले ग्रेविटी फोर्स है, फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वाला होगा। ठीक। ये निकाल के बताए थे, उसको भी वीडियो निकाल के देखिएगा। हो गया ये सब। ठीक है। यह 13 नंबर को देखिए, 12 हो गया। 13 नंबर, स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो आपको बताया था ना कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो है संरक्षी होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में यदि दो आवेशों पर कार्य संपन्न किया जाए तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। यह आवेशों के निकाय के बीच होने वाला जो कार्य संपन्न होता है वो शून्य हो जाता है। अर्थात जब भी दो आवेशित वस्तु है उसको एक दूसरे से दूर ले जाएं फिर छोड़ दें तो अपनी मूल अवस्था में स्वतः आ जाती है। इससे निकाय की जो ऊर्जा है वो हमेशा नियत बनी रहती है, अर्थात उसकी यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी हमेशा जो है वो शून्य रहती है। ठीक ना। तो जैसे ही आप बल लगा के छोड़ दीजिएगा तो पुनः बल भी वापस हो जाएगा, जितना बल आपने लगाया था छोड़ने के बाद उतना ही बल जो है उस निकाय पर स्वतः ही लग जाएगी। तो इस प्रकार बल भी संरक्षी होगा उसमें, और जो है उसके द्वारा कार्य भी संपन्न होगा संरक्षी, और उसकी यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी भी क्या होगी, वो भी संरक्षी अर्थात नियत रहेगी, शून्य रहेगी। ठीक। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो है हमेशा क्या होता है, संरक्षी होता है। इसको पहले भी हमने बताया था, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा के गुण में भी आपको ये बता दिया है, तो ये नोट कर लीजिए। ठीक। 13 नंबर हो गया। तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव जो इस चैप्टर का था वो सोल्व हो चुका है, और इसमें बहुत कम मात्रा में रिक्त स्थानों की पूर्ति करे हैं। किसी किताब में 2 को दिया है, किसी में 3 प्रश्न दिया है, तो जैसा होगा आप देख लीजिएगा। वही सब ऑब्जेक्टिव वाला ही मिला जुला के प्रश्न जो है वो रिक्त स्थान की पूर्ति करने में भी है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो अभी तो आपने 2 मात्रक देखा, न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर। तो अपने पसंद के अनुसार लिख दीजिएगा, न्यूटन कूलम इनवर्स या वोल्ट मीटर इनवर्स, माने वोल्ट प्रति मीटर, ऐसा करके लिख सकते हैं। ठीक है।
किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? शून्य होती है। तो आपने देखा था कि ऑब्जेक्टिव में भी यही क्वेश्चन था, ठीक ना? तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये दोनों प्रश्न पूरा हो चुका है बच्चों। तो आशा है इन प्रश्नों को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा और आपके लिए तो ऑब्जेक्टिव जो है वो अमृत समान है, तो उसको जरूर बनाइएगा, जरूर देखिएगा। और आपने देखा कि बहुत सारे प्रश्न जो है वो बिहार बोर्ड में पूछा भी है, तो इसका ख्याल रखिएगा और बार बार वीडियो को देख करके इसको याद कीजिएगा, ठीक ना? तो अब इसके बाद जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर हम पुनः आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक आप इसके सॉल्यूशन को देखिए, ठीक? तो धन्यवाद।